हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनर सेंटर में। फ्रेंड्स, पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, शाक्त धर्म, शैव धर्म, बहुत सारे धर्मों को कंप्लीट किया था। आज हम लोग मगध साम्राज्य को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा टॉपिक, जितना भी टॉपिक है इसका पूरा मतलब विस्तृत रूप से इसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग लूसेंट, क्राउन के जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं उसको भी कवर करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार का एसएससी हो, बिहार सीजीएल हो, बीपीएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एमपी का एग्जाम हो, यूपी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा मतलब डीप में कंप्लीट किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध राज्य का उदय। मगध राज्य का उदय। मगध राज्य के उत्कर्ष में मुख्यतः तीन वंशों का योगदान रहा। कितने वंशों का? तो तीन वंशों का योगदान रहा। याद रखना है, एक तो हर्यक वंश हो जाएगा, दूसरा शिशुनाग वंश हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा आपका नंद वंश। कौन? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृहद्रथ थे। याद रखना है, मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहद्रथ था। जरासंध वृहद्रथ का पुत्र था। मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक वृहद्रथ था। जरासंध वृहद्रथ का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। ठीक है, मगध राज्य के आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। कहां से मिलती है? तो महाभारत से मिलती है, ये याद रखना है। ठीक है, हर्यक वंश। कौन सा वंश? अब हर्यक वंश। हर्यक सब। एक और बात याद रखना है कि जो मगध मगध का उल्लेख जो है ये अथर्ववेद में मिलता है। कहां मिलता है? याद रखना है आप लोगों को, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये अथर्ववेद में मिलता है, और महाभारत में भी इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, यही याद रखना है। ठीक, हर्यक वंश। इसका काल हो जाएगा 544 से 412। याद रखना है, 544 से 412 ईसा पूर्व। बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश में बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो बिंबिसार ने की थी। ठीक है, वो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेनिक। श्रेनिक का मतलब क्या होता है? श्रेनिक का मतलब होता है सेना रखने वाला। ठीक है, बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। याद रखना है, बिंबिसार जो है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गौतम बुद्ध के समकालीन था। ठीक है, उनका फ्रेंड था, दोस्त था। ठीक है, इसने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, बिंबिसार ने राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया, उसका निर्माण भी किया। इस नगर का योजनाकार जो है ये महागोविंद था। कौन था? महागोविंद। ये याद रखना है आप लोग को। मतलब जो राजगिरी नगर का योजनाकार कौन था? महागोविंद था। ठीक है, यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक थे। याद रखना, यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक कौन है? तो बिंबिसार है। प्रथम साम्राज्यवादी शासक कौन है? तो बिंबिसार है। इसने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को हराया एवं अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रेषणजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से विवाह किया, जिससे इनका पुत्र अजात शत्रु पैदा हुआ। चेल्लना से पैदा हुआ था। ठीक है, प्रेषणजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। याद रखना है, प्रेषणजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था। ठीक, इसने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती के शासक प्रद्योत, जो पांडु रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। जीवक की शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। याद रखना है, जीवक की शिक्षा जो है तक्षशिला में हुई थी। इसके पुत्र अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी। मतलब जीवक की हत्या किसने की थी? अजात शत्रु ने की थी। ठीक है, अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। इसका उपनाम जो है ये कुनिक था। क्या था? कुनिक था। इसे पितृहंता भी कहा जाता है। ठीक है, अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया था।
इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की। ठीक है, देवदत्त के कहने पर इसने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, इसके मंत्री वत्सकार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी। ठीक है, इसका जो मंत्री था वस्कार, वस्कार ने वज्जी संघ में फूट डाल दी। अजात शत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया। याद रखना है, अजात शत्रु ने वज्जी संघ को जीत लिया। इस युद्ध में उसने रथ मूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया। याद रखना है, रथ मूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग किया था। कौन? तो अजात शत्रु। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य को अजात शत्रु ने मगध में मिला लिया। याद रखना है, लिच्छवी गणराज्य को अजात शत्रु ने मगध में मिला लिया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिच्छवी गणराज्य को अजात शत्रु ने मगध में मिला लिया। अजात शत्रु ने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में करवाया। अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है, अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में की थी। याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, एक और यह बात याद रखना है कि अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजात शत्रु ने राजगीर की किलेबंदी की थी। ठीक है, क्या? तो अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजात शत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। ठीक, अब उदयन के बारे में देख लीजिए। 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व यह जैन धर्म का अनुयायी था। सबसे पहली बात, यह जैन धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं था। उदयन जो है यह जैन धर्म का अनुयायी है। इसने सोन व गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया। पाटलिपुत्र नामक शहर उदयन ने बसाया था। ठीक है, अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता भी कहा जाता है। पितृहंता इसको कहा जाता है। ठीक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। ठीक, अब शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। शिशुनाग नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वा पूर्व में की। इसने अवंती मतलब उज्जैनी को जीत लिया। मतलब इसने जीता, किसने? शिशुनाग ने। इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाई। याद रखना, शिशुनाग वंश की राजधानी क्या हो जाएगा? आपका वैशाली हो जाएगा। ठीक, कालाशोक यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। इसने पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। याद रखना है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंदीवर्धन था। कौन था? नंदीवर्धन। ठीक, नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। ठीक है, 344 से 322 ईसा पूर्व। महापद्मनंद यह नंद वंश का संस्थापक था और यह नाई जाति का था। कौन जाति का था? नाई जाति का था। ठीक है, यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह भी याद रखना है, जो महापद्मनंद था यह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, महापद्मनंद का दूसरा नाम भार्गव था। क्या था? भार्गव। याद रखना है, भार्गव भार्गव था। क्या था? भार्गव। खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख के अनुसार कलिंग पर आक्रमण किया। याद रखना है, महापद्मनंद ने, ठीक है, खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख में दिया गया है कि कलिंग पर आक्रमण किया था ये। ठीक है, महापद्मनंद। और वहां नहरों का निर्माण करवाया। वहां से जीन सेन की मूर्ति लेकर आया। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि इसके समकालीन थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि जो हैं इसके समकालीन थे। यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी। याद रखना है, अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि इसके समकालीन थे। यह जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, यह संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। एक और बात याद रखना है कि महापद्मनंद को एकराट कहा, अपने खुद को एकराट कहा। ठीक है, क्या कहा? मतलब महापद्मनंद अपने आप को क्या कहता था? एक राट। याद रखना है, एक राट। एक राट। एक राट किसको कहा जाता है? तो महापद्मनंद को एक राट कहा जाता है। ठीक, घनानंद। अब क्या? घनानंद यह नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक
लेखकों द्वारा इन्हें अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है। याद रखना है, घनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता है। एकराट किसको कहा जाता है, तो महापद्मनंद को कहा जाता है। ठीक है, अग्रमीज या जेंड्रमीज किसको कहा जाता है, घनानंद को कहा जाता है। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू कर दिए, है ना, मतलब जनता पर सबसे ज्यादा कर लागू कर दिया था घनानंद। इसने इसने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान किया, चाणक्य का अपमान किया। नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर किया तथा घनानंद की हत्या कर दी। मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ठीक, अब सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यह इसके पिता फिलिप द्वितीय था। यह 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई। सिकंदर का गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। कौन था, सेनापति सेल्यूकस निकेटर। ठीक, सिकंदर 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिस मतलब झेलम का युद्ध किया, जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ। पोरस का राज्य झेलम व चिनाब नदी के मध्य था। सिकंदर के आक्रमण के समय आम्बी तक्षशिला के शासक थे। कौन, आम्बी जो है तक्षशिला के शासक थे, याद रखना है। ठीक है, इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा दिया। भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक, सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाया। एक तो निकाया, जिसको विजयनगर कहा जाता है, पहला याद रखना है निकेया। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाया, एक तो निकेया विजयनगर, फिर दूसरा हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया, अब बुके फेल्स, है ना। एक तो निकेया विजयनगर, दूसरा अलेक्जेंड्रिया, और तीसरा क्या हो जाएगा, बुके फेल्स। ठीक, बुके फेल्स शहर इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पे रखा था, बुके फेल्स। ठीक, सिकंदर 19 महीने भारत में रहा तथा 325 ईस्वी पूर्व को वो स्थल मार्ग से भारत लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में ज्वर मतलब बुखार से हुई। ठीक, सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भारत आए। एक तो निर्याकस, जो कि नौसेना का प्रमुख था, और दूसरा अनेसिक्रेटस और स्टोबुल्स। याद रखना है, निर्याकस, ओनेसिक्रेटस और स्टोबुल्स। ठीक, ये याद रखना है आप लोगों को। आगे देखिए, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों की जानकारी। ब्राह्मण साहित्य के अनुसार ये एक क्षुद्र था। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये क्या था, शूद्र था। जैन व बौद्ध साहित्य के अनुसार क्षत्रिय था। मुद्रा राक्षस के अनुसार ब्रिसल मतलब निम्न वर्गीय। और रोमिला थाप्पर के अनुसार एक वैश्य था। सर्वाधिक मान्य मत क्षत्रिय, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक, है ना। जन्म 340 ईसा पूर्व बिहार में। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के घनानंद, जो कि अंतिम शासक था, को हराकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक किया था, है ना। घनानंद को हराने के लिए चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक है, ने चंद्रगुप्त की सहायता की तथा इसे 1000 करसापन में खरीदा। ठीक, चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर बैठा तथा इसका वास्तविक संस्थापक बना। ठीक, आगे देखिए, जस्टिन ने या यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स के रूप में उल्लेखित किया। सेंड्रोकोट्स एवं एंड्रोकोट्स के रूप में उल्लिखित किया।
विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स है, विलियम जोन्स ने बताया था, ठीक है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था, ठीक है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, चाणक्य को माना जाता है, जिसको विष्णुगुप्त गुप्त भी कहा जाता है, ठीक है। इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है, याद रखना है, राजनीतिक विज्ञान से है। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से की जाती है, ठीक है। भारत का प्रथम प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ठीक है। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था, ठीक है। इसने जैन धर्म ग्रहण किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला मतलब कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे थे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है। भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी, यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया। विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। याद रखना है, विशाख दत्त द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। पाटलिपुत्र शहर के महलों को देखकर यह विवरण फाहियान ने दिया कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्यों या असुरों के द्वारा बनाए गए हैं। युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने अरिया, अरचोसिया, गेड्रोसिया, पारोपीमसाडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। कौन कौन? तो अरिया, अरचोसिया, गेड्रोसिया, पारोपामिसाडे का क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए। इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार स्ट्रोबो वो एपियानस देते हैं, ठीक। चंद्रगुप्त यूनानी को भारत से बाहर निकाल देता है, तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है। भारत का मुक्तिदाता भी इसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि यूनानियों को भारत से खदेड़ दे रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। सिकंदर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया और इसमें बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। कितने समितियों का? तो 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्यों के महलों का भी वर्णन किया जिसमें लकड़ी व पत्थर का प्रयोग किया गया है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया जिसमें पाटलिपुत्र को पोलिब्रेथा नाम दिया गया जो गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है तथा इसमें 570 बुर्ज और 64 मीनार है, ठीक है। कितने बुर्ज है? 570 और 64 मीनार है। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजित किया, परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है, ठीक है। और उसमें 15 अभिकरण व 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक है। यह राजनीति विषय पर आधारित पुस्तक है। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर में है वहां 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। सलेखना विधि है ना, ठीक है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण
करवाया, किसने? पुष्यगुप्त ने, ठीक है। गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण कराया। अब आया बिंदुसार, 298 से 272 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। यूनानी साहित्य में इसे अमृतोचेट्स, है ना, अमृतोचेट्स या अमृत घात कहा गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक सिजेरियन बेबी था। क्या था? सिजेरियन बेबी था। इसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो था यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का स्थापना किसने? मखली पुत्र गोसाल ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मंगवाई। एक तो मीठा शराब, सूखा मेवा और दार्शनिक। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इसका दमन अशोक व सुसीम ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने किया। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में क्या था? राज्यपाल था। बिंदुसार की मृत्यु के समय जो था अशोक उज्जैन में क्या था? तो याद रखना है, अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। बिंदुसार का अन्य नाम, एक तो बिंदुपाल, चीनी विवरण में बिंदुपाल कहा गया है। बिंदुसार को बिंदुपाल कहा गया है। अली ड्रोकेट्स कहा, स्ट्रोबो ने बिंदुसार को अली ड्रोकेट्स कहा, ठीक है। क्या कहा? अली ड्रोकेट्स। ये याद रखना है कि बिंदुपाल चीनी विवरण में दिया गया है बिंदुपाल। बिंदुसार का जो नाम है बिंदुपाल। अली ड्रोकेट्स किसने कहा? स्ट्रोबो ने। सिनसेन किस कहा गया है? जैन ग्रंथ में, है ना। बिंदुसार को सिनसेन कहा गया है जैन ग्रंथ में। भद्रसार कहा गया है आपको वायु पुराण में, भद्रसार कहा गया है, ठीक है। बिंदुसार को ही भद्रसार कहा गया है, वायु पुराण में कहा गया है, ठीक है। अब आया अशोक, महान सम्राट। अशोक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिन्हली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। कितने भाइयों की? तो 99 भाइयों की इसने हत्या की थी। सिन्हली साहित्य, अब देखिए सिन्हली साहित्य में दीपवंश और महावंश आता है, ठीक है। कौन कौन वंश आता है? दीपवंश और महावंश, ठीक है। यही सिन्हली साहित्य है, दीपवंश एवं महावंश में इसमें दिया गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। किसमें दिया है? दीपवंश एवं महावंश में, ठीक है। अशोक का माता का नाम भीमा, है ना, सुबधाग्री, है ना, भीमा या सुबधाग्री था। इनकी पत्नी देवी विदिशा मध्य प्रदेश थी, है ना। जिनके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इनकी दूसरी पत्नी कारुवाकी थी और बेटा तीवर, जिनका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर शिष्य रक्षिता को जीवित जला दिया। शिष्य रक्षिता को जीवित जला दिया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। वह अशोक का नाम, अशोक का नाम अशोक वर्धन पुराण में दिया गया है कि अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में अशोक मौर्य कहा गया है। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदय गोलुम अभिलेख में। एक तो हो जाएगा मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदय गोलम अभिलेख में आपको अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है भाब्रू शिलालेख में, ठीक है। भाब्रू शिलालेख में प्रियदर्शी कहा गया है इनको, ठीक है। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था, है ना, भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कलहन जय सिंह के दरबार में था, है ना। कलहन जो है ये जय सिंह के दरबार में था। अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग का शासक नंदराज था। क्या था? कौन था? नंदराज था।
इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम घोष को अपना लिया। ठीक। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पन था। याद रखना है, मौर्य काल का प्रचलित सिक्का क्या था? पन था। धम शब्द राहुलोवाद सूत्र पुस्तक से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा पुस्तक है? तो राहुलोवाद सूत्र पुस्तक से लिया गया है। धम धम शब्द जो है ये राहुलोवाद सूत्र पुस्तक से लिया गया है। धम एक आचार संहिता है। क्या है? आचार संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्र लिपि है ना? मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह क्या हो जाएगा आपका? ताम्र लिपि हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को कि ताम्र लिपि। कंटक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। कंटक शोधक का मतलब न्यायालय है ना? न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ है। भाग, बलि, प्रणय, बिष्टि क्या था? ये कर था, टेक्स्ट था। ठीक है, भाग, बलि, प्रणय, भाग, बलि, प्रणय, बिष्टि। ठीक है, भाग, बलि, प्रणय, बिष्टि क्या था? ये टेक्स्ट था। बिष्टि जो था ये बेगारी कर था। ठीक है, बिष्टि एक बेगारी कर था। बिना मजदूरी परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना है ना? बेगारी कर था बिष्टि। अशोक का भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था। इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग शासक खारवेल महामेघवाहन वंश के थे। ठीक है, जो खारवेल थे महामेघवाहन वंश के थे। जो खारवेल था, कलिंग का शासक खारवेल, ये महामेघवाहन वंश के थे। उन्होंने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथीगुम्बा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। याद रखना है। ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग जो है ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। सिन्हली अनुश्रुतियां दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4थे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। ये याद रखना है। सिन्हली अनुश्रुति कौन कौन से हैं? तो दीपवंश और महावंश। ठीक, के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इसके बाद अशोक मोगली से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। दिव्यवदान बौद्ध साहित्य के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया। चीनी यात्री वेनसोग इसका समर्थन करता है। अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बोध गया का धम्म यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए। अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम दारा प्रथम से मिली। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली। इसकी खोज 1750 ईस्वी में टोफेंथलर ने की। 1837 ईस्वी पूर्व में जेम्स प्रिंसप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसके उत्कीर्णकर्ता सर्वाधिक जो अभिलेख जो है ये प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चापड़ और कापड़ थे। ठीक है, इसके उत्कीर्णकर्ता चापड़ और कापड़ थे। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रुमिनदेई अभिलेख है। याद रखना है, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख जो है रुमिनदेई अभिलेख है, जो कर नीति से संबंधित है। याद रखना है, कर नीति से संबंधित कौन सा लेख है? रुमिनदेई अभिलेख, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर को 1/6 से घटाकर क्या कर देता है? 1/8 कर देता है। किसमें दिया है? तो रुमिनदेई अभिलेख में दिया गया है। ठीक है, अशोक के समकालीन मिस्र का राजा टोलमी द्वितीय था। ब्रह्मा लिपि का के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक व अरमाई लिपि के अभिलेख कंधार व काबुल से, खरोष्टी के शहबाजगढ़ी मानसेहरा से प्राप्त होते हैं।
कंधार अभिलेख की खोज 1958 में हुई। याद रखना है, कंधार अभिलेख की खोज जो हुई है ये आपको 1958 ईस्वी में हुई थी। ठीक। ब्राह्मी लिपि भारत में है ना, भारत में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि जो है ये पाकिस्तान में, ग्रीक लिपि अफगानिस्तान में, अरमाइक लिपि जो है ये अफगानिस्तान में। ठीक। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है। अशोक ने सार्वजनिक स्थानों पर राजज्ञाएं स्थापित करवाई थी। द्विभाषीय अभिलेख होते हैं जिसमें दो लिपियां सम्मिलित होती है, जिसमें गंधार से शारेकुना अभिलेख प्राप्त हुआ जो ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में थे। ठीक है। जो सारेकुना अभिलेख जो है ये द्विभाषीय अभिलेख है। ठीक है, याद रखना है, सारेकुना अभिलेख है ना, सारेकुना अभिलेख प्राप्त हुआ जो को ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में था ना, द्विभाषीय अभिलेख था। ठीक। अशोक ने अभिलेखों को तीन भागों में विभाजित किया। एक तो लेख हो जाएगा शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है। शिलालेख दो होते हैं, बृहत और लघु। स्तंभ लेख भी कितना होता है, बृहत और लघु, मतलब तीन लेख है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। अशोक ने 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए जिनकी संख्या 14 है। ठीक है। बृहत शिलालेख, बृहत शिलालेख, अब देखिए शाहबाजगढ़ी, कालसी, ठीक है, कालसी देहरादून है ना, धौली उड़ीसा, सोपारा महाराष्ट्र, जूनागढ़ जूनागढ़ गिरनार ये पाकिस्तान गुजरात हो जाएगा, जोगढ़ उड़ीसा हो जाएगा, एडुगुड्डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। अशोक का शिलालेख और उसके विषय। पहला शिलालेख, पहला शिलालेख में क्या दिया गया है, तो पशुवध निषेध है ना, निषेध, पशुवध निषेध दिया गया, मतलब पशुवध पर प्रतिबंध लगाया है ना। पहला शिलालेख में आपको पशुवध पर प्रतिबंध लगाना। ठीक। दूसरा शिलालेख मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण करवाया, लोक कल्याणकारी कार्य किए। ठीक है। ठीक है। दूसरा शिलालेख में क्या दिया गया है, तो चिकित्सा का उल्लेख। ठीक है, याद रखना है, चिकित्सा का उल्लेख और लोक कल्याणकारी कार्य किया गया है। और याद रखना है, विदेशों में धर्म प्रचार किया गया था, है ना। दूसरा शिलालेख में एक तो छोटा ये है कि विदेशों में धर्म प्रचार किया गया। ठीक। तीसरा शिलालेख में राजयुग की नियुक्ति तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह दिया गया। ठीक है। ठीक है। चौथा शिलालेख में क्या दिया गया, भेरी घोष की जगह धम घोष की स्थापना। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की स्थापना। ठीक। पांचवा पांचवा शिलालेख में धम्म महामंत्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख में प्रतिवेदकों मतलब रिपोर्टर को आदेश दिए, प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है। छठा में क्या दिया गया है, प्रशासनिक सुधार। सातवां शिलालेख में धम्म यात्राओं का विवरण दिया गया है। आठवां शिलालेख में आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। नौवां शिलालेख में मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख आपको नौवां शिलालेख में मिलता है। एक तो मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया। ठीक। 10वां शिलालेख में आपका धम्म की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया, राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां शिलालेख धम्म की कामना धम्म दान की नीति। 11वां शिलालेख में धम्म की कामना धम्म दान की नीति। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। याद रखना है, 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन जो है ये 13वां शिलालेख में मिलता है। 5 सीमांत यूनानी राजाओं का नाम जो है 13वां शिलालेख में मिलता है, जहां उसने विदेश में धम्म प्रचारकों को भेजा। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात भी बताएगी 13वां शिलालेख में। 14वां शिलालेख पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया था आपको 14वां शिलालेख में। ठीक। पृथक कलिंग प्रज्ञापन, पृथक
कलिंग प्रज्ञापन अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली व जोगर के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। ठीक है, धौली व जोगर, ये याद रखना है, धौली व जोगर का 13वां अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। अशोक ने 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख में बदलाव किया, इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, 11वें, 12वें, 13वें शिलालेख में बदलाव किया, इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा गया है। ठीक है, अशोक के लघु शिलालेख, अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिनकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक, जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नाती का है, याद रखना है, सन्नाती मतलब कर्नाटक में स्थित है। जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नाती का है। अशोक के मास्की गुर्जर नेतुर उदयगोलम लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। भाबरू शिलालेख जो कि कोटपुतली भरौर के बैराट में बीजक की पहाड़ी में भीम डूंगरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बॉल्ट ने की थी। याद है ना, भाबरू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बॉल्ट ने 1837 ईस्वी में की थी, जिसमें अशोक का नाम मगधीराज लिखा हुआ मिलता है। भाबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। याद रखना है, भाबरू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। ठीक, भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख में अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है, और जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है, बुद्ध धम्म और संघ को। ठीक है, भाबरू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगधराज या मगध का राजा बताया। भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने किया। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 ईस्वी में वीडेन ने की थी। ठीक है, किसने की थी? वीडेन ने। अशोक स्तंभ लेखों में बृहद स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इनकी संख्या 6 है और 7 लेख मिलते हैं। एक तो हो जाएगा आपका दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे दिल्ली लाया गया। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में। ठीक है, दिल्ली मेरठ, मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया। इसे शिकार कुश महल में रखवाया, शिकार कुश महल में रखवाया। लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। किस पे? लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में है। जोगढ़ शिलालेख उड़ीसा में है। इसकी खोज 1850 ईस्वी में वाल्टर इलियट ने की थी। किसने की थी? वाल्टर इलियट ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर बहुत से लेख लिखे गए, जिसमें रानी का लेख मतलब कारुवाकी है ना, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर व बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। ठीक है, अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में रूपनाथ व तथा गुर्जरा, कर्नाटक में गोबी मठ, ब्रह्मागिरी, सिद्धपुर, जटिक जटिग रामेश्वर, कनकहल्ली, पालकी गुंडू, बिहार में सासाराम, उत्तर प्रदेश में अरौरा नामक स्थान पर है। ठीक, निगाली सागर शिलालेख, जौगढ़ अभिलेख व रामपुरवा शिलालेख अशोक से संबंधित है। कौन कौन कौन? तो निगाली सागर शिलालेख, जौगढ़ अभिलेख, रामपुरवा शिलालेख अशोक से संबंधित है। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं मिलती है। अशोक स्तंभ सांची में व धमेक स्तूप सारनाथ में है। सांची व सारनाथ लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया। लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर बलि माफ कर दिया गया। वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है।
बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। जो कर्ण जो कर्ण गुफा, सुदामा, चौपार, विश्व झोपड़ी गुफा थी। आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में दे दी गई। ठीक है। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुन पहाड़ियों पर गुफाओं का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ियों पर दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा भी बनवाई। बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए और 9वें में उनके पात्र। अरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन मिलता है। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। ठीक है। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी या तीर्थ 18 तीर्थ। कितने? 18। एक हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री और पुरोहित। प्रमुख क्या थे? ये धर्माधिकारी थे। ठीक है। प्रधानमंत्री और पुरोहित। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। सेनापति क्या था? युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी। प्रशासता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी प्रशासता था। ठीक है। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान समाहर्ता था। ठीक है। नायक सेना का संचालक है ना, सेना का संचालक अथवा नगर रक्षक का अध्यक्ष नायक। नगर रक्षक का अध्यक्ष इसको नायक। प्रदेष्ट्री फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। प्रदेष्ट्री सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश। दंडपाल किसको कहा जाता है? पुलिस अधिकारी को। कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक। ठीक है। उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक। अंतपाल, अंतपाल क्या हो जाएगा? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल। दुर्गपाल क्या हो जाएगा? तो दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। ठीक। नागरक नगर कोतवाल या नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक। दवारिक, दौवारिक मतलब राजमहलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति दौवारिक हो जाएगा। आठविक, आठविक मतलब वन विभाग का प्रधान आठविक। अंतर्वेदिक मतलब अंतरपुर का अध्यक्ष अंतर्वेदिक। मंत्री परिषदाध्यक्ष परिषद का अध्यक्ष। ठीक है। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे, जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरा पथ की अपेक्षा दक्षिणा पथ अधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 की गई। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 की गई। ठीक है। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। ठीक है। प्रांतों का शासन राजवंशीय कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। उत्तरापंथ ये मौर्य प्रांत है। उत्तरापंथ राजधानी क्या हो जाएगा? तक्षशिला हो जाएगा। अवंती राष्ट्र का उज्जैनी हो जाएगा। प्राची का आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। दक्षिणा पथ का स्वर्णगिरी हो जाएगा, है ना, और कलिंग का तोसली हो जाएगा। ठीक। 5 प्रांत की आपका राजधानी हो जाएगा। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। एक हो जाएगा प्रथम समिति। प्रथम समिति का कार्य क्या था? उद्योग शिल्पों के लिए। तृतीय समिति का द्वितीय समिति का विदेशियों की देखभाल के लिए। तृतीय समिति जन्म मरण के लिए। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य के लिए। पंचम समिति वस्तु के विक्रय के लिए और बिक्री कर के लिए। छठी समिति। ठीक। विक्रय कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। ठीक है। एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते हैं। ठीक है। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था।
सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 60,000 पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मुद्रा विभाग का अधिकारी लक्षणा अध्यक्ष, कृषि विभाग का अधिकारी सीता अध्यक्ष, व्यापारिक कर विभाग का अधिकारी शुल्का अध्यक्ष, खान विभाग का अध्यक्ष अकरा अध्यक्ष, व्यापारिक मार्ग विभाग का अधिकारी संस्था अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्रा अध्यक्ष कहलाते थे। ठीक है। सैन्य समिति, अब देखिए सैन्य समिति। प्रथम प्रथम समिति जल सेना का निरीक्षण करना। ठीक है। इसका कार्य क्या था? प्रथम समिति का जल सेना का निरीक्षण, यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण द्वितीय समिति करती था, पैदल सेना का निरीक्षण तृतीय समिति करती थी, अश्व सेना का निरीक्षण चतुर्थ समिति, गज सेना का निरीक्षण पांचवा समिति, रथ सेना का निरीक्षण छठा समिति। ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। एक तो दार्शनिक, व्यापारी, किसान, कारीगर, चारवाह, सैनिक, मंत्री व परामर्शदाता, गुप्तचर। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुढ़ पुरुष कहा गया है। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संता कहा जाता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। मौर्य शासन में पुरुषों के साथ महिला अंगरक्षक भी होती थी। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाले भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। ठीक है। सीता सीता अध्यक्ष जो है कृषि के अधिकारी थे। एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर तथा स्ट्रेबो ने इंस्पेक्टर कहा। ठीक है। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्य सर्प कहा गया। समाज में वैश्यावृत्ति प्रचलित थी, इसे इसके राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण कनिका अध्यक्ष करता था। सभ्रांत घर की स्त्रियां प्राय घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। ठीक है। मौर्य शासन 133 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी जिसमें धर्म स्थानीय व्यवस्था एवं कटक शोधन न्यायालय था। क्या था? कटक शोधन, है ना। राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज न्यायाधीश कहते थे। राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज न्यायाधीश कहते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या हो जाएगा? बृहद्रथ था और इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। ठीक। धन्यवाद।